मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित शुकनासोपदेश का आज हम अध्ययन करेंगे। शुकनासोपदेश का अध्ययन करने से पूर्व हम इसके रचयिता महाकवि बाणभट्ट के जीवन परिचय की विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। महाकवि बाणभट्ट का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो बच्चों, गद्य साहित्य, संस्कृत गद्य साहित्य में महाकवि बाणभट्ट का सर्वोच्च स्थान है। ये माँ सरस्वती के वरद पुत्र थे और इनके ऊपर लक्ष्मी एवं सरस्वती दोनों की ही विशेष अनुकंपा रही है। इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे जिनमें अपने वंश का परिचय दिया। सामान्य रूप से तो संस्कृत कवियों की एक प्रवृत्ति रही है कि वे अपने विषय में कोई भी जानकारी अपने ग्रंथों में नहीं दी, किंतु बाणभट्ट इस पद्धति से हटकर अपने विषय में जानकारी प्रदान की है। इन्होंने अपने वंश, आश्रयदाता एवं अपने विषय में पर्याप्त जानकारी दी है। हर्ष चरित्र के प्रथम 2 उच्छ्वासों एवं कादंबरी के आरंभिक 10 से 20 श्लोकों में इन्होंने अपनी आत्मकथा एवं वंश का सुविस्तृत परिचय दिया है। जो हम बाणभट्ट के ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे तब उसे पढ़ेंगे। परिचय देते हुए इन्होंने अपने को वात्स्यायन गोत्र के ब्राह्मण कुल में उत्पन्न बताया। इनके पितामह अर्थापत्ति अर्थात कुबेर थे तथा इनके पिता का नाम चित्रभानु और माता का नाम राजदेवी था। ये शोण नदी के किनारे प्रीतिकूट नामक गांव के निवासी हैं, ऐसा इन्होंने बताया। इनका प्रारंभिक जीवन अत्यंत संघर्षमय व्यतीत हुआ, क्योंकि जब ये छोटे थे अर्थात बाल्यावस्था में, अल्पायु में ही इनकी माता का देहांत हो गया था और जब ये 14 वर्ष के हुए तब पिता का देहावसान हो गया। संरक्षक के अभाव में बाणभट्ट देशाटन के लिए निकल पड़े अर्थात घूमने निकल गए। उस समय इनके बहुत से मित्र बने, जिनमें विद्वान, नर्तक, संगीतज्ञ आदि सभी थे। मित्रों की लंबी सूची हरिश्चरित में दी गई है। देशाटन के समय बाण ने अनेक राजकुलों, गुरुकुलों, तीर्थों आदि का भ्रमण कर भारतीय जनमानस को बहुत समीप से देखा था। विद्वान वंश की संतानें घुमक्कड़ स्वरूप को देखकर समाज में उनका उपहास भी किया गया। पर्याप्त भ्रमण के पश्चात जब वे प्रीतिकूट
पुनः लौटे तो एक दिन उन्हें महाराजा हर्षवर्धन के भाई कृष्ण का संदेश मिला कि उन्होंने हर्षवर्धन के दरबार में पहुंचना चाहिए। हर्षवर्धन की सभा में पहुंचने पर सम्राट ने महानयम भुजंगः कहकर उन पर कटाक्ष किया, किंतु बाण के द्वारा प्रदर्शित शिष्टता एवं विद्वत्ता से शीघ्र ही हर्ष का भ्रम दूर हो गया और उन्होंने उन्हें राजकीय सम्मान प्रदान कर राजकवि बना दिया। तो बाणभट्ट ने कवि समाज और राज दरबार में अत्यधिक सम्मान प्राप्त किया। बाणभट्ट संस्कृत साहित्य के उन कुछ कवियों में से एक है जिन्होंने अपने जीवन के विषय में निश्चयपूर्वक कुछ कहा है। इसका कारण यह है कि बाण अपने 2 प्रसिद्ध ग्रंथ कादंबरी एवं हर्षचरित में अपना परिचय प्रदान किया। बाण स्थानीश्वर अर्थात कन्नौज के प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन के सभा पंडित थे। बाण के समय निर्धारण में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। हर्ष का राज्याभिषेक 606 ईस्वी में एवं उनकी मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी। यह इतिहास प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सांग भारत भ्रमण के समय हर्ष के निकट संपर्क में रहा था। उसके वर्णनों एवं ताम्रपत्रों से हर्ष का उक्त काल प्रमाणित किया जा सकता है। अतः बाणभट्ट का काल 7वीं शती ईस्वी का पूर्वार्ध मानना ही सर्वथा उचित है। जब बाण राजाश्रय में पहुँचे उससे पूर्व इनका विवाह हो चुका था। उस विषय में भी इनके जो पारिवारिक जीवन है उसके संबंध में भी एक किंवदंती है कि बाणभट्ट के श्वशुर प्रसिद्ध कवि मयूर थे। एक दिन प्रातःकाल वे बाण से मिलने उनके घर गए। बाणभट्ट उस समय अपनी रूठी हुई पत्नी को मना रहे थे और कह रहे थे कि हे प्रिय, रात्रि प्रायः बीत चुकी है। क्षीण शरीर, चंद्रमा लुप्त सा हो रहा है। यह दीपक निद्रा के वशीभूत हो ऊँघ रहा है, किंतु मेरे प्रणाम करने पर भी तुम अपना क्रोध नहीं छोड़ रही हो। यथा गत प्रायः रात्रिः कृशतनु शशि शीर्यत इव प्रदीपो अयम निद्रा वशम उपगतो धूर्णत इव प्रणमान्तो मानः त्यजसि न तथापि क्रुद्धम अहो। बाण ने श्लोक के 3 चरण ही पूरे किए थे कि तभी मयूर ने इन तीनों चरणों को सुनकर स्वयं चतुर्थ चरण को पूर्ण कर दिया। कुछ प्रत्यासत्या हृदयम अपि ते चंडी कठिनम, अर्थात हे क्रोधशीले, कठोर स्तनों के समीप रहने के कारण तुम्हारा हृदय भी कठोर हो गया है। मयूर के द्वारा अपनी पुत्री के प्रति इस प्रकार कथन करने से बाण लज्जित हो गए और क्रोधावेश में उन्होंने मयूर को कोढ़ी अर्थात कुष्ठ रोगी होने का शाप दे दिया।
मयूर ने भी बाण को तुरंत शाप दिया। कुष्ठ रोग पीड़ित मयूर ने सूर्य शतक एवं बाण ने चंडी शतक ग्रंथ की रचना की और रोग से मुक्ति प्राप्त की। शारंगधर पद्धति में मयूर और बाण दोनों को ही हर्ष की सभा के प्रतिष्ठित विद्वानों में से बताया है, अतः दोनों का समसामयिक होना स्वाभाविक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाण 7वीं शती ईस्वी के पूर्वार्ध में हुए हैं। बाणभट्ट की अनेक रचनाएं हैं, जैसे पार्वती परिणय, मुकुटताड़ितम, पद्य कादंबरी, हर्षचरित, कादंबरी, चंडी शतक। किंतु सभी विद्वानों के एक मत या एक राय से हर्षचरित, कादंबरी और चंडी शतक को ही बाण की कृतियाँ मानी है। पार्वती परिणय, मुकुट ताड़ितक, इसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि ये वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। पद्य कादंबरी ये भी उपलब्ध नहीं है। विद्वानों का अनुमान है कि बाण ने कादंबरी कथा को पद्य में भी लिखा था, लेकिन ग्रंथ की अनुपलब्धि एवं पुष्ट प्रमाणों के अभाव में कुछ निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। यद्यपि कादंबरी और हर्षचरित के प्रारंभिक श्लोकों को देखकर यह तथ्य प्रतीत होता है कि बाण में पद्य काव्य सृष्टि की पूर्ण क्षमता थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हर्षचरित और कादंबरी। इसका हम संक्षिप्त विवरण इस प्रकार देखते हैं कि हर्षचरित यह एक ऐतिहासिक गद्य काव्य है जिसे आख्यायिका की संज्ञा दी गई है, अर्थात आख्यायिका कहा गया है। इसमें 8 उच्छ्वास हैं। कादंबरी के समान यह भी अधूरा ही है। इसमें अपने आश्रयदाता महाराजा हर्षवर्धन के जीवन एवं परिवार से संबद्ध कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का वर्णन है। ग्रंथ का आरंभ पौराणिक शैली में अपने वंश की उत्पत्ति के वर्णन के साथ होता है। काव्य धर्माकृति होने के कारण कतिपय ऐतिहासिक सत्यों को तोड़ा भी गया है। यह बाणभट्ट की प्रथम रचना है, अतः अपने पूर्ववर्ती सुबंधु के प्रभाव से अधिक प्रभावित है। कवि ने इसमें नए अर्थ, अग्राम्य शैली, श्लेष एवं विकटाक्षर बंध पर अधिक ध्यान देकर ग्रंथ को पौड़ी प्रदान की है। बाण का स्वयं कथन है, नवो अर्थो जातिर्ग्राम्याश्लेषो अक्लिष्टः स्फुटो रसः विकटाक्षर बंधश्च कृष्णम एकत्र दुष्करम। अर्थात उत्कृष्ट बाण ने जो 5 गुण बताए हैं, एक तो नवीन अर्थ अर्थात उत्तरोत्तर रुचिवर्धक होना चाहिए, चमत्कारी अर्थ की सृष्टि, दूसरा स्वभावोक्ति का प्रयोग शिष्ट एवं सुंदर हो जिससे अश्लीलता एवं ग्राम्यता न आ सके, तीसरा श्लेष अलंकार का प्रयोग तो हो किंतु वह सरल एवं बोधगम्य हो, चौथा रस की व्यंजना सर्वत्र स्फुट हो और पांचवा शब्द योजना संश्लिष्ट विकटबंधशालिनी हो। इस प्रकार
इन पांचों गुणों का एक ही काव्य में समावेश करना बहुत कठिन माना गया है, किंतु स्वयं उन्होंने इन गुणों को अपनाकर अपने पांडित्य का परिचय भी दिया है। हर्षचरित और कादम्बरी रचनाओं में उनका यही प्रयास रहा है कि किसी भी रुचि का व्यक्ति क्यों न हो, वह उनके ग्रंथों में आनंदानुभव कर सके। हर्षचरित की अपेक्षा कादम्बरी में उनका पांडित्य एवं कवि हृदय अधिक निखरा है। शब्दार्थयो समो गुम्फः पांचाली रीतिरिष्यते, इस लक्षण का पूर्णतः पालन करते हुए उन्होंने कादम्बरी में पांचाली रीति का अवलंबन कर अपने से पूर्ववर्ती सुबंधु की विकटाक्षर बंध पदावली, विशिष्ट गौड़ी रीति एवं कालिदास अश्वघोष आदि की प्रसादात्मक वैदर्भी रीति का एकत्र समन्वय कर मध्यम मार्ग अपनाने का सफल प्रयास किया है। दूसरा ग्रंथ कादम्बरी। कादम्बरी बाणभट्ट के पूर्ण विकसित पांडित्य एवं कवित्व की प्रौढ़ रचना है। अपनी निजी कल्पना पर आधारित इस गद्य काव्य में चंद्रापीड़ और वैशंपायन का क्रमशः कादम्बरी एवं महाश्वेता से प्रेमाख्यान वर्णित है। कथा के विस्तार का मुख्य कारण 3 जन्मों तक की कथा का वर्णन है। गद्य काव्य के भेद की दृष्टि से यह कथा है, किंतु आधुनिक विद्वानों की दृष्टि में यह संस्कृत का एक उपन्यास है। कतिपय समालोचकों ने कादम्बरी कथा का बीज या प्रेरणा स्रोत गुणाढ्य की वृहत कथा को माना है। धन्यवाद। अग्रिम क्लास में कादम्बरी के पूर्व भाग, जिसमें शुकनासोपदेश का प्रसंग आया है, तो हम शुकनासोपदेश की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे।